प्रैक्टिस भी आपका होते रहना चाहिए। मैं पूछूंगा मुझे जिससे पूछना होगा। चलो, पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग bases are not present in DNA? ठीक है, एडेनिन, साइटोसिन, यूरासिल, थाइमिन। Who knows the answer? Which of the following bases are not present in DNA? चार ऑप्शंस दिए आपको, एडेनिन, साइटोसिन, यूरासिल एंड थाइमिन। Who can answer? इतनी चुल आंसर देने की, थोड़ा मुझे सस्पेंस क्रिएट करने दो यार, क्यों मतलब इतना जल्दी। ठीक है चलो ठीक है, ठीक है, आपने बता दिया तो काम खत्म। ठीक है, सो हमने बात करी थी चार बेसेज की, ATCG या ATGC, जैसे आपको याद रखना है रखो। सो ये क्या होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द डीएनए, और यहाँ पे यूरासिल प्रेजेंट होता है इनसाइड द आरएनए। अच्छा, यूरासिल किसके जगह पे प्रेजेंट होता है ये बताओ मुझे। यूरासिल इसमें से चार में से किसको रिप्लेस करता है? रुको, हाँ जिसको आएगा वो बताओ, यूरासिल किसको रिप्लेस करता है? नहीं बोलने क्यों दीजिए, थोड़ा थोड़ा पेशेंस रखो भाई। अच्छा हाँ बताओ भाई। हाँ जी, मैं सिंपली पूछ रहा हूँ, यूरासिल जो है, नहीं, यूरासिल, क्वेश्चन को सुनो पहले ध्यान से। इनमें से अगर यूरासिल प्रेजेंट होगा तो इनमें से कौन सा प्रेजेंट नहीं होगा? एज सिंपल एज दैट। बात समझ में आई? अरे एक साथ में चार ही प्रेजेंट हो सकते हैं। अगर यहाँ पे यूरासिल प्रेजेंट है तो इन चारों में से कौन सा एब्सेंट है? गुआनिन, पक्का? कंफ्यूज हो गए? अरे थाइमिन नहीं होता है बाबा, ATCG पक्का। ये लास्ट क्लास की हमने बातें करी है ना। चलिए एक बार जल्दी से रिवाइज करें इसको, जल्दी से, क्योंकि इसके आगे मैं बढ़ाऊंगा। अच्छा एक क्वेश्चन और, एक किसकी, देखो फोकस क्वेश्चन में कैसे कैसे भी बनाए जा सकते हैं, राइट? अच्छा, इनमें से पायरीन बेस कौन सा है? इन चारों में से पायरीन बेस कौन सा है? पायरीन एंड पायरीमिडीन दो तरीके के बेसेस होते हैं, दो कैटेगराइजेशन किया था, तो पायरीन बेस कौन सा था? बाकी पायरीमिडीन। अच्छा एक रूल बताया था आपको, क्या था ये? AT के साथ, AT के साथ होता है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ एक बार जस्ट जल्दी से गो थ्रू हुए ब्रीफ, ठीक है? क्योंकि मुझे पता है क्लासेस जाने के बाद हम रिवाइज नहीं करते, घर जाने के बाद, वी नो, ठीक है? जस्ट गो थ्रू वन। देखो ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, ठीक है? क्रोमोसोम्स को सबसे पहले किसने रिकॉग्नाइज किया था? ठीक है, सो ऑर्लियर वाज देयर। किसने बताया था डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है? वाटसन एंड क्रिक। ठीक है, तो ये चीजें आपको रिवाइज करते रहे। देखो क्वेश्चन बनाने के तरीके कई हो सकते हैं, आई नो वन कैन प्रेडिक्ट कि क्वेश्चन कोई कैसे बना सकता है,
बट आपको कम से कम बेसिक्स क्लियर होने चाहिए कि हाँ ये चीजें क्या है। उसके बाद वो क्वेश्चंस कितना भी घुमाए, काफी हद तक यू विल बी एबल कि आप उसके साथ डील कर सकते हो। ठीक है, चलो। सो वी लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन करी थी, मैंने क्या क्या डिस्कशन करा था बहुत ही ब्रीफ रिकैप दूंगा, पूरा का पूरा नहीं। वी हैव टॉक्ड अबाउट न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के पहले हमने सेल की क्लासेस में बात करी थी, सेल में कि भाई इसका जो कंट्रोल सिस्टम होता है दैट इज द न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं ये क्रोमैटिन नेटवर्क, या जिसको हम लोग क्रोमैटिन बोलते हैं, क्रोमैटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। यही जब सेल डिवीजन का साइकिल आता है तो ये क्रोमैटिन एक स्पेसिफिक फॉर्म में अरेंज होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज द क्रोमोसोम्स। और यही जो होता है ये आपका कैरियर होता है ऑफ द जेनेटिक मटेरियल को लेकर के जाता है। इसका सेंट्रल पोर्शन सेंट्रोमियर कहते हैं और इसके जो साइड्स होते हैं दैट इज नोन एज द सेंट्राइड्स। ठीक है, सॉरी क्रोमैटिड्स। इसके अलावा क्रोमोसोम्स की ये पूरी की पूरी कहानी, इसमें होता क्या है, तो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, साथ में प्रोटीन होते हैं जिसको कि हिस्टोन प्रोटीन्स बोलते हैं। और यहाँ पे ह्यूमन डीएनए है, दिस इज ह्यूमन डीएनए जो हमारा होता है। तो अगर पूरे के पूरे हमारा ह्यूमन डीएनए को आपको सीक्वेंस करना है, या जो पूरा इंफॉर्मेशन है वो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स में क्या होती है, वो अरेंज होती है। ये कहानी हमने आपको पूरी की पूरी बताई थी लास्ट क्लास में। इसके बाद वी हैव टॉक्ड अबाउट कि ये इनका स्ट्रक्चर वगैरह हमने देखा था कि जीन क्या है। ठीक है, द स्पेसिफिक पोर्शंस जो जिसपे कि आपको कोडेड होते हैं कि स्पेसिफिक फीचर्स की क्या कैरेक्टर्स आएंगे, दोज आइडियाज आर नोन एज द जीन्स। और उसके बाद जीनोम की चर्चा करी थी कि अगर आप पूरे के पूरे डीएनए को आप सीक्वेंस करते हैं, उसके पैटर्न को समझते हैं कि क्या लिखा हुआ है, देन उसके सीक्वेंसिंग को आप क्या कहते हैं, दैट इज द जीनोम। पूरा का पूरा जो डेटाबेस है दैट इज द जीनोम। प्लॉइडी की चर्चा करी थी कि पेयर्स में क्रोमोसोम्स हो सकते हैं या तो सिंगुलर भी होते हैं। तो आपको जो है डाइप्लॉइड एंड हैप्लॉइड नेचर की बात करी थी। ठीक है, डाइप्लॉइड अगर क्रोमोसोम्स है यानी कि क्या है, यहाँ पे पेयर्स में है क्रोमोसोम्स। अगर हैप्लॉइड सेल है तो वहां पे क्रोमोसोम्स के पेयर्स नहीं है। ठीक है, डाइप्लॉइड सेल जो है ये आपको कहां पे मिलेगा एंड हैप्लॉइड सेल कहां पे मिलेगा। तो जनरली हैप्लॉइड सेल्स ह्यूमंस की अगर हम बात करें तो जब आपके जर्म लाइन सेल्स होते हैं यानी कि जो सेक्स सेल्स होते हैं, वहां पे आप देखोगे कि क्रोमोसोम्स के पेयर्स में नहीं होते। बाकी जो बॉडी पार्ट्स के आपको सेल दिखते हैं, सोमैटिक सेल जिसको हम कहते हैं, वहां पे आपको जो सेल्स दिखते हैं वहां पे जो क्रोमोसोम्स होंगे दे विल इन पेयर्स, और वहां से आपको दोनों पेरेंट्स से एक एक पेयर करके सेल्स वहां पे जो क्रोमोसोम्स है वो आपको मिलते हैं। वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द सेक्स क्रोमोसोम्स की फीमेल में एंड मेल में क्या डिफरेंसेस होती है, और कैसे जो जेनेटिक आपका जो डिजीज होती है बहुत सारी, खास करके जो एक्स क्रोमोसोम वाली डिजीज है, वो केवल और केवल ज्यादातर मेल को इंपैक्ट करती हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई भी एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम नहीं होता जो इसको ओवरराइड कर सके। इसके अलावा वी हैव टॉक्ड अबाउट कि गैमेट, जाइगोट, एम्ब्रियो, इनके बीच का क्या फर्क है, एक ही डिफरेंट स्टेजेस की बात होती है। ठीक है, वी हैव आल्सो टॉक्ड अबाउट इनमें से इनके फीचर्स को मैंने आपको बोला था, थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ लेना इस चार्ट को, तो यहाँ से अगेन आपको क्वेश्चंस जो है चाहे कभी भी बन जाएंगे एमसीक्यू फॉर्म में। वी हैड आल्सो टॉक्ड अबाउट जेनेटिक मटेरियल कि जेनेटिक मटेरियल के क्या क्या गुण होने चाहिए। ठीक है, तो रेप्लिकेशन करे, स्टोरेज करे, ट्रांसमिशन करे, इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेस किया जा सके एंड रेगुलेट किया जा सके उस जीन एक्सप्रेशन को। तो ये पूरी की पूरी कहानी हमने बात करी थी जेनेटिक मटेरियल्स, आरएनए एंड डीएनए। ठीक है, डिफरेंस की चर्चा करी थी हमने, एटीसीजी एंड एयूसीजी, याद आ रहा है कुछ? ठीक है, और यहाँ पे किसको रिप्लेस किया? ठीक है, तो ये हमने चर्चा करी डीएनए आरएनए, इनके बीच का डिफरेंस क्या है, आपको हमने न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड ये सारी चीजें क्या है हमने इसको चर्चा करी है इसको ऑलरेडी। ठीक है, तो बेस पेयर इसी यही तो बेस पेयर है ना आपका, जिसको हम एटीसीजी कह रहे हैं, दिस इज व्हाट, दिस इज दिस बेस। तो ये जो आपको आप देख रहे हो, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या है, ये आपका बेस है। ठीक है, एटीसीजी के टर्म्स में आप जिसको देख रहे हो ये बेस है, और बाकी जो ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है जो इसको अरेंज किए हुए है दैट इज द शुगर एंड फॉस्फेट। तो शुगर और फॉस्फेट जो है ये आपका इस तरीके से लिंक बनाने का काम करता है। अच्छा, ये किस बॉन्ड से जुड़े होते हैं, किस तरीके के बॉन्ड से जुड़े होते हैं जो आपको बेस पेयर है? ये सबसे आसान भाषा में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अगर कभी आपसे पूछ ले कि भाई एडेनिन थाइमिन ये जो बेस पेयर्स आपस में जुड़े हुए हैं ये किस तरीके से जुड़े हुए हैं, किस तरीके के बॉन्ड से, ये केमिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन हो जाएगा, हो सकता है, तो सिंपली याद रखेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे ये उससे कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, इसके बाद वाटसन एंड क्रिक की बात करी हमने, न्यूक्लियोटाइड्स न्यूक्लियोसाइड्स ये चर्चा हम कर चुके हैं। ठीक है, एडेनिन जो है थाइमिन के साथ जुड़ता है विद द 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, गुआनिन जो है साइटोसिन के साथ जुड़ेगा विद 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। आई डाउट कि आपसे 2 या 3 पूछ लेगा, वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स पूछ लेगा। ठीक है,
और इसके बाद वी हैड आल्सो टॉक अबाउट सरगाप्स रूल, हमने प्यूरिन बेसिस पायरिमिडीन बेसिस की चर्चा करी थी। ठीक है, तो ए एंड जी, तो मैंने इसीलिए जो एटीसीजी लिखवाया है ना वो जानबूझ को सीक्वेंस में लिखवाया है। ठीक है, एटीसीजी, ताकि इधर से घूमोगे एटीसीजी अगर लिखा हुआ है पेयर भी आपको याद रहेगा, और यहां से ये क्या है, ये दोनों एक तरीके की बेसेज दिख जाएंगी, फर्स्ट एंड लास्ट। ठीक है, तो एटीसीजी ये दोनों क्या है, ये प्यूरिन बेसेज हैं, बाकी जो बचती हैं 2000 पायरिमिडीन बेसिस, सुगर एंड फॉस्फेट, ये चर्चा हम कर चुके हैं, सरगाप्स रूल की चर्चा कर चुके हैं। तो ये सारी कहानी जो है हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इसके बाद वी हैड टॉक्ड अबाउट टाइप्स ऑफ डीएनए। तो कौन कौन सी दो टाइप्स थी? हाँ जी, डीएनए ह्यूमन सेल में डीएनए कहां कहां मिलता है? तो दो टाइप्स ऑफ डीएनए होंगी, क्रोमोसोमल डीएनए एंड माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। ठीक है, या फिर आपको यहां पे अगर बात करें, इनकी हमने चर्चा करी थी एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए की, इसमें भी स्पेसिफिकली आपको बताया था कि यूकारियोटिक सेल के लिए तो माइटोकॉन्ड्रिया पूछा जा चुका है, बट यहाँ पे यूकारियोटिक प्लांट्स के लिए यहाँ पे अभी तक उसने पूछा नहीं है, क्लोरोप्लास्ट एंड प्लास्टिड्स। ये कभी भी पोटेंशियल क्वेश्चन है जो कभी भी फट सकता है, ये बम है क्योंकि एक बम डिफ्यूज हो चुका है, क्लोरोप्लास्ट आपका माइटोकॉन्ड्रिया वाला। तो दो ऑप्शन अभी भी आपके पास बचते हैं, क्लोरोप्लास्ट एंड प्लास्टिड, ये आपको कहीं पे भी पूछ लेगा। ठीक है, इसके लिए आप तैयार रहें। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की चर्चा करी थी कि बहुत इसमें जो जीन्स का नंबर है वो काफी छोटा है, बट ये जनरली कहां से ट्रांसफर होता है? ये ट्रांसफर होता है फ्रॉम द मदर। इसीलिए जो मां से ट्रांसफर होने वाली बीमारियां हैं वो अक्सर क्या हो जाती हैं, वो ट्रांसफर हो जाती हैं थ्रू द माइटोकॉन्ड्रिया। और साथ ही साथ आप इसको यूज करते हो फॉर ट्रेसिंग द लीनिएज, जो जेनेटिक्स में लीनिएज हम ट्रेस करते हैं कि भाई किसकी उत्पत्ति किस चीज से हुई थी, वो भी आप करते हो थ्रू दिस आपको माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। ठीक है, क्योंकि ये मदर से ही ट्रांसफर होता है, तो इसमें ओवरराइट होने की जैसी कोई परेशानियां नहीं है। बहुत सारी जो डिजीज का कारण बनता है, ये डायबिटीज लेके हंटिंगटन डिजीज, पार्किंसन डिजीज, अल्जाइमर डिजीज, इन डिजीज को थोड़ा देखेंगे हम, बाद में देखेंगे कि ये डिजीज होती क्या है, कैसे काम करती है। बट फॉर द टाइम बीइंग हमने माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की चर्चा करी है। इसके बाद वी हैव टॉक्ड अबाउट टाइप्स ऑफ आरएनए। कौन बताएगा? आरएनए। चलो अभी जो पूछूंगा उससे बताओगे आरएनए भी थोड़ा सा, क्योंकि एक बार क्वेश्चन पूछ के ना रिवाइज कराने में ज्यादा मजा आता है, आपको याद रह जाती है चीजें। हाँ जी, पहले ये बताओ, सबसे सिंपल क्वेश्चन, इसका फुल फॉर्म कौन बता देगा तीनों का? हु कैन? ओके, बताओ। मैसेंजर आरएनए पता है, चलो ठीक है, एक तो बताया। ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, अच्छा, इनमें से टीआरएनए का रोल कौन बताएगा? मैंने पूछा कौन बताएगा, ये थोड़ी पूछा कि क्या करेगा। ठीक है, चलो। सो आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए। मैसेंजर आरएनए क्या है? ये कॉपी है जो कि लेके जाएगा सेल आपको राइबोसोम्स के पास कि मुझे किस तरीके का प्रोटीन चाहिए, मुझे क्या आप एंजाइम्स क्रिएट करके दीजिए। वो कहानी जो करेगा दैट विल बी डन बाय दिस एमआरएनए। जो ट्रांसफर आरएनए है ये क्या करेगा कि उस स्पेसिफिक प्रोटीन को बनाने के लिए जितने आपको केमिकल्स वगैरह चाहिए उसको क्या करेगा, इकट्ठा करने का काम करेगा, दैट विल बी डन बाय ट्रांसफर आरएनए। एंड फाइनली द राइबोसोमल आरएनए ये क्या करता है, ये बना के आपको रेडी करता है। तो इसलिए मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था फूड का कि खाना बनाना होगा तो मैसेंजर आरएनए इधर आपको वेटर का काम करेगा, भाई अपने को ये चाहिए, ऑर्डर लेके आएगा। ठीक है, वहां पे उसका जो एसोसिएट होगा ट्रांसफर आरएनए, ये भाई सारे इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा करो, एंड राइबोसोमल आरएनए इज द हेड शेफ, वो आपको सारा का सारा कुछ मटेरियल रेडी करके दे देगा कि ये चीजें आपने को बनानी, ये चीजें रेडी ले जाओ, ऑर्डर पूरा करो। सो दैट्स द आइडिया। हालांकि और भी कुछ स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ आरएनए होते हैं बट वी वोंट गो इनटू दैट डिटेल। ठीक है, तो ये चर्चा थी हमने करी एमआरएनए, टीआरएनए, राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, देन अब हमें यहां से बात करनी है आगे ऑफ द जीनोम सीक्वेंसिंग। ठीक है, सो पहली चीज की जीनोम सीक्वेंसिंग क्या है, तो पहला चीज तो आपको यही टर्म समझ में क्लियर रहना चाहिए कि जीनोम का मतलब क्या है। नहीं, जीनोम बताया हमने, जीनोम क्या है? तो किसी ह्यूमन के बॉडी में या नॉट ओनली ह्यूमन के बॉडी में, किसी भी सेल में, ठीक है, या किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो टोटल डीएनए है, जब आप उसको एक सीक्वेंस में लेके आते हो कि भाई पढ़ते हो कि इसमें क्या लिखा है,
जब आप उसको एक जगह पे लेके आते हो, उसको एक्सट्रैक्ट करते हो, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज द आपका जीनोम। ठीक है, सो यहाँ पे ध्यान रखना कि जो भी यहाँ पे हमने पहले भी बात करी थी कि जो डीएनए है उसमें है कुछ नहीं, ये जो आपको बेस पेयर्स हैं इन्हीं की अरेंजमेंट है। ठीक है, अब ये कैसे लिखा होगा, ये उस डिपेंडिंग अपॉन दैट ये अलग अलग चीजों को बनाएगा। जैसे कि आपके 26 अल्फाबेट्स है ना, यही 26 अल्फाबेट्स क्या होते हैं, अरेंज होकर पूरी की पूरी, अब आप उसमें नोवेल लिख सकते हो। सिमिलरली यही जो आपको ATCG है, इन बस 4 को यूज करके, इन 4 का पैटर्न चेंज करके पूरा का पूरा आइडिया लिखा हुआ है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को कैसे डेवलप होना है, उसका जेनेटिक मटेरियल केवल और केवल इन 4 लेटर्स का। हाँ जी, हम लोग के बॉडी में 3 बिलियन बेस पेयर्स है, यानी कि इनके अरेंजमेंट कैसे हैं। ठीक है, बेसिक आइडिया वही होता है कि ये जो आपका अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट किस तरीके से है। आप जब उस अरेंजमेंट को पढ़ोगे देन यू विल कम टू नो कि भाई एक स्पेसिफिक फीचर के लिए एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट होता है। जब आप उस टोटल अरेंजमेंट को सीक्वेंस कर लेते हो, दैट इज नोन एज व्हाट, जीनोम सीक्वेंसिंग। यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म को आपने उठाया, उसके टोटल जितने भी बेस पेयर्स थे जो अरेंज थे उसमें अल्फाबेट्स, उस अल्फाबेट्स को आपने समझा कि किस तरीके से ये अरेंज थे। ठीक है, जब आप ये काम कर लेते हो उसी को कहा जाता है क्या, दैट इज नोन एज द जीनोम सीक्वेंसिंग। ठीक है, सो अ जीनोम इंक्लूड्स ऑल क्रोमोसोम्स एंड जीन्स। तो जब आप जीनोम की हम बात करें, जीनोम अगर सिंपल की भाषा में कहिए कि जीनोम का मतलब क्या है, तो जब आप टोटलिटी में काउंट कर रहे हो, आप क्रोमोसोम्स को काउंट कर रहे हो या जीन्स को काउंट कर रहे हो, तो देन दैट इज व्हाट, दैट इज द जीनोम सीक्वेंसिंग। मतलब आपने उसको स्टडी कर लिया कि ये किस तरीके से अरेंज है। ठीक है, तो जीनोम सीक्वेंसिंग, अब इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है, क्यों क्यों आपको जीनोम सीक्वेंसिंग करनी पड़ेगी। देखो, जीनोम सीक्वेंसिंग का सबसे बेसिक आइडिया कि भाई ह्यूमन या किसी भी चीज का डेवलपमेंट कैसे हुआ, तो ये आपको समझना है, तो आपको पहले तो इन जीनोम्स को समझना पड़ेगा कि आखिर क्या, कैसे हमें पता चलता है कि भाई हमारे जो पूर्वज थे वो चिंपैंजी थे। हमें, क्योंकि हमने जीन्स को स्टडी किया, हमने स्टडी किया तो हमने पाया कि भाई जो पैटर्न मिल रहा है ऑलमोस्ट 99% पैटर्न हमारा और चिंपैंजी का सेम है। ठीक है, थोड़े वेरिएशन हुए तो हम ह्यूमन बन गए, ऐसी दुर्घटना नहीं हुई होती तो शायद हम नहीं होते। तो ये हमें कैसे पता चला, दैट इज डन थ्रू दिस जीनोम सीक्वेंसिंग। या फिर कई लोगों में कई सारी बीमारियां होती हैं जो स्पेसिफिक लोगों में ही होती, वो क्यों होता है, तो जब आप जीन्स को देखोगे तो आपको पता चलेगा। या कुछ लोगों का क्यों भाई कद किसी का ज्यादा लंबा होता है, कोई ज्यादा हुस्ट लोग होते हैं, बट कुछ लोग छोटे छोटे पतले दुबले से दिखाई देंगे, ऐसा क्यों होता है, जेनेटिक बेसिस पे। आप उनको कुछ भी खाना खिलाओ, फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, मैं खुद भी इस चीज को इमेजिन करता हूं। ठीक है, सो डोंट वरी। तो ये चीजें होती हैं, तो इसको, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जीनोम सीक्वेंसिंग, यू नीड टू डू दिस। अब आ जाओ कि आप जीनोम सीक्वेंसिंग करने के लिए, ये तो होल जीनोम सीक्वेंसिंग, आई विल कम ऑन टू लेटर, के 2 टेक्निक्स जनरली यूज होते हैं। ठीक है, बस इनके नाम जान लेना, बिकॉज नाम आपके लिए इनफ है। ये कैसे होता है फिर ये अलग कहानी हो जाएगी। 2 जेनेटिक सीक्वेंसिंग के आजकल टेक्निक्स यूज होते हैं, एक को कहते हैं शॉर्ट रीड सीक्वेंसिंग एंड सेकंड को क्या कहा जाता है, दैट इज नोन एज द लॉन्ग रीड सीक्वेंसिंग। होता क्या है, देखो, जब भी आपके पूरा आपने कहीं से जीन्स डीएनए को निकाला, आप उसको क्या करोगे, छोटे छोटे पार्ट्स में पहले डिवाइड करोगे, क्योंकि आप ये बेस पेयर्स को स्टडी करना है। तो आप एक एक पेज ही निकाल के पढ़ सकते हो ना, पूरी बुक एक बार में कैसे पढ़ोगे। तो व्हाट यू डू, आपने पेजेस को निकाला, अब पेजेस को निकालने के बाद सॉर्टेड्स में क्या करोगे, आप उसको पैराग्राफ के टर्म्स में डिवाइड करते हो, यानी इसमें जो डिवीजन का साइज होगा वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाता है। ठीक है, ये एक तरीका ये होता है जिसको हम लोग कहते हैं शॉर्ट रीड सीक्वेंसिंग। दूसरा जो होता है दैट इज द लॉन्ग रीड सीक्वेंसिंग। यहाँ पे क्या होगा कि जीन्स के जो आप इसको जब ब्रेक डाउन करोगे, इनका साइज थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, लेकिन एक डिफरेंस होता है इनमें। ये जो टेक्निक है, ये शॉर्ट रीड सीक्वेंसिंग का यूज किया जाता है कि भाई आप कोई स्पेसिफिक जीन को जब ढूंढ रहे हो, तब वहां पे आप क्या करते हो, शॉर्ट रीड सीक्वेंसिंग का यूज करते हो। क्यों, क्या फायदा होगा, देखो, आप मान लो ये एक जीन है और इसमें मान लो कि इसको मैंने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया, 10 छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया। ठीक है, और मुझे एक लेट्स से एक स्पेसिफिक पैटर्न ढूंढना है, ये मुझे पैटर्न चाहिए, आई नीड टू लुक आउट फॉर इट। तो मैं क्या करूंगा, मैं 10 को एक इस पैटर्न को समझूंगा कैसा है, एंड देन आई विल ट्राई इस छोटे से वाले पार्ट में कि क्या यहाँ पे ये पैटर्न दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। देन आई विल गो ऑन टू दिस, क्या मुझे ये पैटर्न दिख रहा है कि नहीं। अगर ये इनका साइज छोटा होगा और साइमल्टेनियसली 10 लोग इसको खोज सकते हैं, तो इस काम को करना, एक स्पेसिफिक जीन को खोजना वहां पे क्या हो जाता है, स्पेसिफिकली आसान हो जाता है। ये पैटर्न यूज, ये कहानी यूज होती है आपको शॉर्ट रीड सीक्वेंसिंग में। लेकिन इसमें एक कमी है, इसमें एक कमी ये होती है कि जब आपने इसको ब्रेक डाउन किया, ठीक है, डीएनए ऐसा तो नहीं है, डीएनए पैराग्राफ की तरह तो है नहीं, मैंने जैसे एग्जांपल दे दिया पैराग्राफ,
कि यहाँ पे खत्म हो रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है। पैराग्राफ में तो ये कहानी है ना कि भाई एक कहानी यहाँ पे खत्म हुई, दूसरी यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। जीन्स में ऐसा नहीं है, जीन्स में वो क्या है, वो पूरी तरीके से लेटर्स के फॉर्म में ही है। अब मान लो आपने यहां से कट कर दिया, हो सकता था वो कुछ लिखा हुआ हो कैटलॉग, लेट सपोज आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, कैटलॉग लिखा था, आपने अगर इसको यहां से काट लिया तोड़ते टाइम में, तो आपने क्या कर लिया, आपने कैट को अलग पढ़ा, ए को अलग पढ़ा, लॉग को अलग पढ़ा, आपने पूरा का पूरा कहानी मिस कर दी। ठीक है, तो जीन्स को जब आप पढ़ते हो, अगर आप सॉर्टेड सीक्वेंसिंग में पढ़ रहे हो तो आप चीजों को जल्दी तो खोज लोगे, बट कई बार क्या होता है कि इन द टाइम जबकि आप उसको ब्रेक डाउन कर रहे थे, आपने स्पेसिफिक जीन्स को मिस कर दिया, आपने उसको पार्ट्स में पढ़ा। ठीक है, तो फिर इस तरीके की परेशानी जो है ये होती है, इसीलिए आपने क्या करा, आप लॉन्ग रीड सीक्वेंसिंग का भी यूज करते हैं। तो सॉर्टेड सीक्वेंसिंग जो नॉर्मल केले में लीज होते हैं, सीड्स होते हैं बड़े बड़े, आप उनको इतना फ्रेशली खा नहीं पाओगे, बट ये जो आप केले खाते हो, आप देखते हो उसमें बीज वगैरह का नामो निशान नहीं होता है, तो वो तो ऑब्वियसली क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन से बनाया गया है। बट अब जो है टेक्नोलॉजी जेनेटिक्स की तरफ जा रही है, जैसे बहुत सी बीमारियां लगने लगती हैं केले में, तो आप क्या करोगे, उसमें स्पेसिफिक जीन डालोगे, उसमें चेंजेस लेके आओगे, ताकि उससे क्या हो जाए, वो बीमारियों से रेसिस्टेंट हो जाए। और इसका एग्जांपल आपको दिखेगा बीटी कॉटन के टर्म्स में। ठीक है, तो वी विल टॉक अबाउट दिस जेनेटिक क्रॉप्स एज वेल। इसके अलावा इन्वायरमेंटल जीनोमिक्स, एक तो इकोसिस्टम की डाइवर्सिटी को समझना कि भाई ये बना कैसे, कैसे ये डेवलपमेंट हुआ, ये तो आपको ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट होगा। साथ ही साथ आप ये भी पढ़ते हो कि क्यों कुछ खास ऑर्गेनिज्म से कुछ खास इन्वायरमेंट में रह पाते हैं। ठीक है, तो एक आइडिया होता है फेनोटाइप का, कि फिजिकल अपीयरेंस या फिजिकल चेंजेज उनमें है। दूसरा है जीनोटाइप, उनके जीन्स में वेरिएशन है जो कि उनको उस इन्वायरमेंट में रहने के काबिल बनाता है। ठीक है, इसकी स्टडी करना,
और कंजर्वेशन मैनेजमेंट पर्पसेस के लिए ऑब्वियसली ये आपको इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये 4 मेजर एरियाज है, साथ ही साथ और भी हम एरिया जैसे जैसे धीरे धीरे पढ़ेंगे, वी विल कम टू नो सम अबाउट सम मोर एरियाज। ठीक है, आज के डेट में जो सबसे मेजर ट्रेंड है आईवीएफ का, ठीक है, तो आईवीएफ जो है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, वो भी कहीं ना कहीं क्या बेस्ट है, वो भी उसके पीछे भी उसमें जो बच्चों की जो बीमारियां पैदा होते ही बच्चों में होती है उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं थ्रू यूजिंग दिस आईवीएफ टेक्निक। अगेन दैट्स एन एग्जांपल ऑफ कि आप उसका एप्लीकेशन क्या है, हेल्थ में कैसे यूज करें। हाँ जी, कोविड में भी जीनोम सीक्वेंसिंग आपको वैक्सीन की जब हमने डेवलपमेंट करी थी, ठीक है, तो वैक्सीन के डेवलपमेंट करने के पहले आपको कोविड को समझना तो पड़ेगा, ये वायरस है क्या, ये कैसे काम करता है, तो उसके लिए भी यू नीड आप जीनोम सीक्वेंसिंग आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे रोल आएगा जीनोम सीक्वेंसिंग का। एक एक करके कुछ जीनोम सीक्वेंसिंग इनिशिएटिव रखे गए हैं, ये आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है दैट यू नीड टू नो कि दुनिया में क्या चल रहा है। ठीक है, सो फर्स्ट इज द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ये आपका इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है। बेसिक आइडिया इसका ये है कि जो आपको इंटायर ह्यूमन जीनोम को हम क्या कर सके, मैप कर ले। ह्यूमंस में जो जीन प्रेजेंट है, जो ऑल 3 बिलियन बेस पेयर्स हैं, आप उसको क्या करो, पूरा का पूरा मैप कर लो। यू नीड टू डू दिस थिंग। ठीक है, यानी कि आप पूरे ह्यूमन में कौन क्या क्या डीएनए के सीक्वेंस है, कंप्लीट उस डीएनए के सीक्वेंस को आप पढ़ लो, आप उसको स्टडी कर पाओ। यानी अभी तक ये क्लैरिटी आपको हो जानी चाहिए कि हमने अभी तक ह्यूमन जीनोम को 100% रीड नहीं करा है, बिकॉज इवन अंडर दिस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, हालांकि 2003 में पूरा हुआ था, कवर्ड जस्ट 90 covered around 92% of the human genome। ठीक है, तो 1990s में शुरू हुआ, 20 साल लगाए इन्होंने, 10-15 साल लगाए, बट उसमें भी 92% तक ही ह्यूमन जीनोम को ये क्या कर पाए, स्टडी कर पाए। यानी हमारी जो डीएनए हैं उसको अभी तक मात्र 92% पढ़ा गया है। दिस वाज द लार्जेस्ट प्रोजेक्ट। उसके बाद कुछ कुछ पढ़ा गया बट नॉट इन इंटायरिटी। ठीक है, कुछ पैराग्राफ्स को अपने कहीं से उठा के पढ़ लिया बट नॉट कंप्लीट अ बुक। तो इस तरीके से ये रहा। एग्जाम्पल याद रखेंगे किसने करा था, ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ यूएसए एंड डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी यूएसए। इन दोनों का ये प्रोजेक्ट काफी फेमस प्रोजेक्ट है ऑफ द जीनोमिक प्रोजेक्ट। तो इसको ये कभी भी आपको क्वेश्चंस बनने के इससे मतलब सदाबहार क्वेश्चंस रहते हैं। तो जैसे नासा के लिए, नासा का कोई भी प्लेन लॉन्च इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऐसे ही इस एरिया में ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आपको सदाबहार क्वेश्चन बना रहता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बाद जो अगला प्रोजेक्ट चला दैट इज नोन एज अर्थ बायोजीनोम प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये क्योंकि काफी रिसेंट है 2018, तो 2018 को आप रिसेंट में ही लेके चलेंगे। ठीक है, अर्थ बायोजीनोम प्रोजेक्ट का बेसिक आइडिया ये है कि धरती पे जितने भी यूकार्योटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी यूकार्योटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, अब आपको यूकार्योटिक एंड प्रोकार्योटिक याद होना चाहिए। ठीक है, भूलना नहीं। ठीक है, नहीं याद है जाके घूम के पीछे नोट्स देखना कि भाई क्या था प्रोकार्योटिक यूकार्योटिक। तो यूकार्योटिक ऑर्गेनिजम्स जितने भी अर्थ पे हैं, हम उनके इनका क्या करें, इनकी जीनोम मैपिंग कर सकें। तो आपका जो अर्थ जीनोम था वो लिमिटेड था किस पे, द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो था वो लिमिटेड था ह्यूमंस के लिए। ये है फॉर द इंटायर यूकार्योटिक ऑर्गेनिजम्स। पीरियड था 10 साल के अंदर में हम क्या कर ले, इसको कर ले। तो 2018 में लॉन्च हुआ, 2028 में ये पूरा होने के चांसेस हैं, देखते हैं कितना पूरा हो सकता है। अबाउट रफली 1.5 मिलियन यूकार्योटिक स्पीसीज का एक रफ एस्टिमेट आप रख के चलिए कि 15 लाख स्पीसीज का जीनोम सीक्वेंसिंग अपने को करने का है। ठीक है, तो इतना डेटा अभी के लिए, क्योंकि 18 हो चुका है, 28 जब फिर ये कंप्लीट होने पे आएगा तब फिर उस समय के लिए काफी यूजुअली ये करंट अफेयर्स बन जाएगा। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये प्रोजेक्ट आपका चल रहा है, रेगुलरली इसको लेकर ये कुछ कुछ खबरें कभी कभार आ जाती है, ऐसे नहीं रेगुलर 6 महीने साल भर में कभी आ जाती है, तो इसलिए ये आपको इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बट ऐसे भी ह्यूमंस के लिए काफी एक बड़ा प्रोजेक्ट है। अगर हमने इसको पूरा किया तो शायद जो एवोल्यूशन एंड ऑल को चीजों को हम समझ रहे हैं उसको और बेहतरीन तरीके से हम समझ पाएंगे। ठीक है, बीमारियों की डाइवर्सिटी वगैरह को हम और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। यहाँ पे हमेशा अगर आपको फंसाएगा एक तो कि ये प्रोजेक्ट है क्या, अपने आप में इंपॉर्टेंट, कब स्टार्टिंग है कब फिनिशिंग है, ये एक इंपॉर्टेंट। इसके बाद अगर आपको फंसाएगा क्वेश्चंस में ध्यान देना, ये मत फंसा दे आपको। ठीक है, ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए ही है। यूकार्योटिक वो कहीं पे धीरे से प्रोकार्योटिक डाल देगा। ठीक, और आप जो है टिक करके चले आएंगे कि ऐसा ही तो कुछ पढ़ा था हमने। तो ये बेसिक पॉइंट्स होते हैं जहां पे क्वेश्चंस को ट्विस्ट किया जाता कर दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद हमने कहा कि भाई हम क्यों पूछे रहे, वी ऑल्सो स्टार्टेड आवर ओन प्रोजेक्ट और इसको कहा गया था जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट। तो पहली बार 2020 में लॉन्च हुई। ठीक है,
इसका जो इसको लीड कर रहा है दैट इज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च। ठीक है, तो पहले तो इसका नाम ही आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि भाई जो जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट है ये किसको कौन लीड कर रहा है। बाकी और भी यूनिवर्सिटी है बट ये ध्यान रखेंगे, यहां ध्यान रखेंगे, यहां फोकस है सिक्वेंसिंग द जीनोम ऑफ अराउंड 10,000 इंडिविजुअल्स, करीब करीब 10,000 भारतीय लोगों का अक्रॉस द एथनिक डाइवर्सिटी जो है सभी को ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कवर करते हुए कम से कम 10,000 लोगों के जीन्स लें और उसको हम पूरे जीनोम को हम क्या करें, सिक्वेंस करें। ये आपको आइडिया चल रहा है ऑफ द जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट। ठीक है, तो भाई इंडियन पॉपुलेशन में जो स्पेसिफिक जेनेटिक्स हैं, जो स्पेसिफिक जेनेटिकल ट्रेट्स हैं, जो स्पेसिफिक जीन्स हैं जो कि केवल और केवल इंडियंस में मिलते हैं, तो उसको हम कैसे समझ पाएंगे जब आप इंडियंस को स्पेसिफिकली मार्क करोगे। तो इसके पीछे की ये कहानी चल रही है कि भाई जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट 2020 और बेसिक आइडिया है कि 10,000 इंडियंस का अक्रॉस द वेरियस डाइवर्सिटीज, ठीक है, एथनिक डाइवर्सिटीज आपको उसको ट्रेस किया जाए। ठीक है, तो इसके वजह से हम क्या कर पाएंगे, यूनिक जेनेटिक मेकअप को समझ पाएंगे, साथ ही साथ हमारे यहाँ कुछ स्पेसिफिक बीमारियां हैं जो कि खास करके ट्राइबल एरिया में ज्यादा परेशान करती हैं, तो वो क्यों है, आखिर उसकी डेवलपमेंट क्यों ही स्पेसिफिक पॉकेट्स में लोकेटेड है, उसको भी समझने के लिए क्या हो पाएगा, ये जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट आपको बेहतर होगा। इसके अलावा बाकी कहानी तो वही चलेगी कि बेटर डायग्नोस्टिक टूल बनाइए डिजीज के लिए, ठीक है, आप जेनेटिक वेरिएशंस को समझिए, ये ऑब्वियसली पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, तो ये एप्लीकेशंस के रूप में है, लेकिन ये प्रोजेक्ट क्या है, ये प्रोजेक्ट अपने आप में इंपॉर्टेंट रहेगा। तो जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट कंटिन्यूअस प्रोजेक्ट है, 2020 का लॉन्च है। ठीक है, आपको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च इसका प्रोजेक्ट है, कम से कम ये 3-4 इंफॉर्मेशन आप इसको जरूर याद रखें। एप्लीकेशन तो ऑब्वियसली एप्लीकेशन जो हमने जीनोम सीक्वेंसिंग का देखा वही एप्लीकेशन यहाँ पे भी दिखेगा। अब कभी क्या हो जाएगा, आपको सिंपली इस पे क्वेश्चन मान लो कभी पूछ लिया, जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि भाई इस प्रोजेक्ट के बारे में बताइए, क्या इस पे 150 वर्ड्स लिख पाओगे? आपके पास केवल इतनी इंफॉर्मेशन है। देखो, आंसर राइटिंग इज एन आर्ट। अगर आंसर राइटिंग इज एन आर्ट है, अगर आपसे क्वेश्चन में इसके बारे में पूछ लिया, क्या लिखोगे? बात समझ में आ रही है? तो आप इसीलिए आपको पूरे बैकग्राउंड से कहानी में लेके आ क्यों रहा हूं, इसीलिए लेके आ रहा हूं। आपके क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन जीनोम सीक्वेंसिंग पे लेके गए, बॉडी में आपने इसको कवर कर लिया, इसमें आपको 3-4 पॉइंट से ज्यादा कुछ पता नहीं है, और बाद में आप इसी को फिल कर रहे हो एप्लीकेशंस में। कंक्लूजन में चलना कर चाहो तो डाल सकते हो कि भाई दिस इज सिंपली कि जिस तरीके से आपका अर्थ बायोजीनोम प्रोजेक्ट चला, ठीक है, ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट चला, हम उसी को इंडिया लेवल पे इसका एक क्या है, एक तरीके से एप्लीकेशन सेम थिंग। किसी को नहीं पता होता इसके बारे में, अब जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के बारे में इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन तुम नहीं रख पाओगे, क्योंकि थ्रू आउट द टाइम आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन और आपके पास ऐड होगी, बट इसी बेस्ड इतनी ही इनपुट से, इतना ही आपके पास है, इस स्टोरेज से आप कैसे आंसर लिख लोगे, दैट कम्स इन आर्ट। ठीक है, इसीलिए आपको एप्लीकेशंस वगैरह, अब एप्लीकेशंस जितने चाहो लिखो, वहां पे आपके पास रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, क्योंकि वो तो आप अपने अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे बना सकते हो। ठीक है, लेकिन ये सारी इंफॉर्मेशन क्या होगी, ये लिमिटेड इंफॉर्मेशन, आप 2-3 फैक्ट्स जो है वो आपको याद कर लिए, अब आप उसको यूज करो। ठीक है, और इसमें ऐड करने के लिए आपको थोड़ा सा और दे देता हूं। ठीक है, इंडिजेन प्रोग्राम, तो जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट, उसके बाद ये है इंडिजेन प्रोग्राम, ये पहले स्टार्ट हुआ 2019 में। ठीक है, ये ध्यान रखना, दिस इज इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी, ये जो CSIR का एक सेंटर है, काउंसिल फॉर CSIR, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड, हाँ जी, ठीक है, CSIR की स्पेसिफिक ये बॉडी है, इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी, उसका प्रोग्राम चल रहा है, दैट इज नोन एज इंडिजेन प्रोग्राम। दोनों ऑलमोस्ट सेम चीजें हैं, मिलते जुलते हैं, बट वहां पे आप 10,000 लोगों के बारे में आप डाइवर्सिटी पता करने का प्रयास कर रहे हो, यहाँ पे यू आर लुकिंग फॉर 1,000 हेल्दी वॉलंटियर्स। ठीक है, तो एक तरीके से आप इंडिजेन प्रोग्राम को मान सकते हो कि ये एक स्टार्टिंग पॉइंट था फॉर स्टार्टिंग द, आपको इंडिया का जो टोटल हम जीनोम सीक्वेंसिंग करना चाहते हैं। ठीक है, 10,000 लोग वहां पे थे, यहाँ पे 1,000 लोग हैं। आइडिया अगेन सेम है, आइडिया सेम है, बस प्रोग्राम डिफरेंट है।
ठीक है। तो इंडिजेंट प्रोग्राम आप 1000 लोगों पे लेके जा रहे हो, CSIR कर रही है, वहां पे क्या था, वहां पे 10,000 लोगों के बारे में आप समझने का प्रयास कर रहे हो, वो प्रोग्राम कोई और इंस्टीट्यूशंस करा रही है। ठीक है। सो दिस वुड एक्ट लाइक अ स्टार्टिंग पॉइंट। ये एक तरीके से 19 में शुरू भी हुआ था, वो बाद में शुरू हुआ है, तो इट विल एक्ट एज अ स्टार्टिंग पॉइंट काम करेगा। बाकी कहानी सबकी जो है वो ओवरऑल से। हाँ जी, सारा चीज वही है, सारा चीज वही, ऑलमोस्ट आप काम वही कर रहे हो, वहां पे वेरिएशन, वहां पे स्केल जो है वो बड़ा है, तो उसके एप्लीकेशन ज्यादा बड़े आएंगे। बट ऑलमोस्ट मेडिसिन का जो काम है वो आप कर लोगे, डिजीज को पहचानने का काम कर लोगे, वेराइटीज को समझने का कि क्या जेनेटिक वेरिएशन है हमारे पॉपुलेशन में, वो करने का काम आपको यहां से भी मिलेगा। ठीक है। तो प्रोजेक्ट दोनों क्या है, सेम है। द ओनली थिंग यू नीड टू रिमेंबर कि एक तो पहले स्टार्ट कौन हुआ और इंस्टीट्यूट्स कौन से लगे हुए। अगर प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन इतना से ज्यादा नहीं पूछेगा, मेंस बेस्ड क्वेश्चन अगेन दोनों अगर आपको पता है, यू कैन राइट अ गुड आंसर, आपका इनफ आंसर। ठीक है। चलो ये कहानी थी आपको जीनोम सीक्वेंसिंग की। इसके बाद वी विल कम ऑन टू जीन थेरेपीज। अब क्या होता है कि ह्यूमंस में, क्योंकि देखो अब यहां से आगे जनरली जो चर्चा करेंगे हम ह्यूमंस बेसिस पे कर रहे हैं, ठीक है। अब किसी किसी में एबनॉर्मल जीन्स हो जाते हैं, जैसा कि इन्होंने एक दिन क्या कहा था, क्या पैदा हुआ था बच्चा, नहीं मॉन्स्टर पैदा हुआ था। तो अच्छा, अभी कल के पेज, कल के ये में आई वाज रीडिंग अ न्यूज कि कोई बच्चा पैदा हुआ था, उस पर स्किन नहीं है। ठीक है। वो जो पैदा हुआ उसका उसका स्किन ही नहीं था ऊपर का, जस्ट इमेजिन। ठीक है। और उसके साथ जब पैदा हुआ तो उसके दांत थे साथ में, तो दांत थे कुछ और स्किन नहीं था बॉडी में। तो ये चीजें कैसे होती है, ये तब होती है जब पैदा होते टाइम कुछ ना कुछ जेनेटिक अल्टरेशन हो जाए, कुछ म्यूटेशन होते हैं, कुछ बदलाव आ जाते हैं जीन्स में, और उसके वजह से ये परेशानी होगी। ठीक है। तो अब जो है, अब इमेजिन करो कि इन चीजों को कैसे ठीक किया। तो इनको ठीक करने के लिए, क्योंकि दिक्कत जो है वो जेनेटिक लेवल पे है, तो जिस जीन की वजह से ये गड़बड़ी हुई है, उसकी गड़बड़ी क्या हुई होगी कि जो उसका स्किन बनाने वाला जो जीन होगा, जो उस तरीके को उसको अरेंज करता सही से, उसमें कुछ मैल फंक्शनिंग हुई होगी, वो सही से उसने काम नहीं करा होगा। तो अगर उसको ये बीमारी है, और हो सकता अगर उसमें वो जीन ट्रांसफर हो गई, अगर चलो किसी तरीके से बच्चा जी भी जाता है, तो अगर उसका वो जीन गड़बड़ है तो चांसेस होंगी क्या कि आने वाले जनरेशन में भी वो इश्यू क्या होगी, ट्रांसफर होगी। तो आप उस बीमारी को कैसे ठीक करेंगे, तो आप क्या करेंगे कि जो फॉल्टी जीन है उसका, आप उसको हटाएंगे, उसके जगह पे हेल्दी जीन को डालेंगे। तो जो भी इस तरीके की परेशानियां हैं, जो बीमारियां, इनको क्या किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। दिस इज ऑल नोन एज जीन थेरेपी। जीन थेरेपी में आप यूज करके क्या करते हो, जेनेटिक मटेरियल्स इंट्रोड्यूस कराते हो इन द सेल्स। ठीक है। सेल्स में जो भी जेनेटिक मटेरियल है, जो बदलाव, जो जीन्स खराब हो चुके हैं, उनके जगह पे आप नए अच्छे जीन्स को लेकर इंट्रोड्यूस कराते हो। जो परेशानी है, जो बीमारियां हैं, उसको आप खत्म कराते हो। दैट्स द बेसिक आइडिया ऑफ द जीन थेरेपी। इसमें जो है, यहाँ पे जो जेनेटिक एडिटिंग, जीनोम एडिटिंग जिसको कहा जाता है, तो क्या है, जो जीन गड़बड़ है, आप उसको जरूरत के हिसाब से अब अल्टरेशन करना है कि उसको पूरा का पूरा रिमूव करना है, या हो सकता है कुछ एक छोटा सा उसमें लेटर ही डाल दे, काम अपना हो जाएगा, कई बार ये भी हो सकता है। ठीक है, थोड़ी बहुत। तो जो जो काम आप एडिटिंग में करोगे, आप उसको, आपको उसमें ऐड करना है कि रिमूव करना है कि ऑल्टर करना है, ये सारी चीजें, कई बार उनका लोकेशन भी गड़बड़ हो जाता है, उसको चेंज करना है, ये सारी की सारी कहानी क्या होती है, दिस इज नोन एज द जीनोम एडिटिंग। और इसी पे बेस्ड जो आपको थेरेपीज होती है, यानी जो मेडिसिन डिजाइन करी जाती हैं, ठीक है, जो टूल्स डिजाइन किए जाते हैं, मेडिकल टूल्स, इसी को हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज द जीन थेरेपी। सो इसके बीच का डिफरेंस क्लियर हो, जीनोम एडिटिंग इज पार्टिकुलर जब आप जीन के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो और उस आइडिया पे बेस्ड करके आपने कोई ट्रीटमेंट प्लान बनाया है, दैट इज व्हाट, दैट इज द जीन थेरेपी। ठीक है। तो जीन थेरेपी एंड जीनोम एडिटिंग, बट ध्यान रखना आज भी अभी ये इट इज इन फैंसी स्टेज, अभी बहुत डेवलपमेंट इस फील्ड में नहीं हुई है, बट ऑब्वियसली दिस इज द आइडिया, जहां तक कि क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा काम हो रहा है। आने वाले टाइम में ये एक ऐसा फील्ड है जो कि बूम करेगा। आज भी लोग बात करते हैं ना, इसमें बहुत अजीब अजीब सी चीजें हैं। एक तो कि भाई डिजाइनर बेबीज की आपने चर्चा पड़ी होगी, सुना है टर्म, हम लोग करते हैं। इसमें इसका आइडिया होता है, डिजाइनर बेबीज में क्या होता है कि एक बच्चे में आप चाहिए कि कैसे कैसे गुण चाहिए, वो आप बताओ, ठीक है, और उसको ऐसा ही उसको पैदा किया जाएगा। ठीक है। तो हाँ जी, ठीक है। तो जॉन अब्राहम जैसी बॉडी, शाहरुख खान जैसा चाम, आइंस्टाइन जैसा दिमाग, ठीक है, और सब जो है एक ही बच्चे में हो जाए।
तो ये आइडिया क्या है, ये आइडिया है कि भाई इसको किया जा सकता है, ठीक है। या फिर लोगों के बीच में ये चल रहा है कि हम जो है आजीवन जिंदा रहें, हम कभी मरे ना, वो भी लोगों को यही लग रहा है कि भाई ये जीनोम एडिटिंग ही ये काम पूरा करा सकता है कि कभी मरने वाली कहानी ना हो, हमेशा जीवित रहे, ठीक है। तो हमेशा जीना रहना जीवित रहना एक श्राप है, ये बहुत से फिलोसफीज का मानना है, बट फिर भी लोगों का मानना है कि नहीं भाई इतना पैसा इकट्ठा किया, इतना मेहनत करके कमाया है, तो उसको ज्यादा दिन तक जो है इस्तेमाल कर सके। तो ध्यान रखेंगे ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म ऑफ जीन एडिटिंग अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग तरीके से काम करता है, बट कुछ इसके बेसिक्स हैं, ठीक है। कुछ बेसिक्स क्या है कि पहली चीज, इस जीनोम एडिटिंग को करने के लिए यू नीड अ वेक्टर, जो कि है रेट्रोवायरस, ठीक है। ये रेट्रोवायरस ऐसे लिखो, एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ वायरस है जिसका कि हम यूज करते हैं टू डू दिस एडिटिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये जब हम वायरसेस को देखेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरसेस कौन कौन से, बहुत ब्रीफ में ही देखेंगे, बट ये रेट्रोवायरस वन ऑफ द मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ वायरसेस होते हैं, ठीक है। और इनका यूज किया जाता है फॉर द जीनोम एडिटिंग। इनके साथ में कुछ जहां पे आप कुछ चेंजेस करना चाहते हो उसका एड्रेस यहाँ पे डाल देते हो, ठीक है। और ये जो है वायरस वहां उस जगह पे पहुंच के उसको छेड़छाड़ जो करने का होता है वो काम ये करता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखेंगे, यहाँ पे आपका यूज किया जाता है दिस रेट्रोवायरस। सिंपली ये कभी भी क्वेश्चन बन जाएगा कि भाई किसका यूज होता है, कौन से टाइप्स ऑफ वायरसेस हैं जिनका यूज होता है, दैट यू विल रिमेंबर दैट इज द रेट्रोवायरस, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये हाँ जी प्लांट में बताओ। अच्छा, ये रेट्रोवायरस मिलते कहां पे हैं? किसी को इसकी चर्चा हमने करी थी रेट्रोवायरसेस की, उस वाले बैच में जो क्वेश्चंस देख रहे थे, याद है? ठीक है, चलो थोड़ा सा काम आपके सर्च करने के लिए। सी आप क्या करोगे, यहाँ पे बेसिक इसके इसके आइडिया को समझ लो, ये हो कैसे रहा है, बाकी ऑलमोस्ट मिलता जुलता प्रोसेस ही है, सेम रहेगा। यहाँ पे क्या होगा कि व्हाट यू विल डू कि पहले पेशेंट्स के सेल्स को आपने निकाला, नंबर 1, जिसपे भी चेंजेस लाने हैं, जिसका उसका जो पार्ट ही खराब है, मान लो ठीक है उसके लंग्स में कोई इश्यू है, उसका लंग्स जो है सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, वो जेनेटिक इश्यू की वजह से। आपने क्या करा, लंग्स के सेल्स को निकाला, निकालने के बाद यहाँ पे साथ ही साथ दूसरे साथ में यहाँ पे लैब में जो है आपने एक रेट्रोवायरस लिया और उस वायरस पे में कुछ चेंजेस किए ताकि अपने आप को ये रेप्लिकेट ना करे, अदरवाइज करने कुछ और चले थे हो कुछ और जाएगा। तो आपने क्या करा, इस वायरस को पहले ऐसा कर दिया कि अब ये अपने आप को रेप्लिकेट ना करे, ये अपनी जनसंख्या ना बढ़ा सके, इसको जिस काम के लिए किया गया है वही काम किया। अब जो भी उसमें जो जीन गड़बड़ है, आप मान लो इस सेल में जो जीन गड़बड़ है, जो चेंजेस आप करना चाहते हो, उस टाइप का एक स्पेसिफिक जीन आपने क्या किया, इस वायरस के साथ में अटैच कर दिया, इस रेट्रोवायरस के साथ में अटैच कर दिया। अब ये जो वायरस है इसको पहुंचा दिया पेशेंट के सेल में, ठीक है। अब पेशेंट के सेल में ये वायरस पहुंच के जो चेंजेस करना था उसको क्या करेगा, चेंज कर देगा, और वापस से फिर इस सेल को आप क्या करिए, उसके लंग्स में डालना हो, लिवर में डालना हो, जहां डालना था आपने डाल दिया। प्रोसेस ये काफी सिंप्लीफाइड तरीका है इसको बताने का, इसमें और भी कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं, बट ये बेसिक आइडिया है, ये काम ऐसे ही होता है, ठीक है। आपने सेल्स को निकाला, सेल्स को निकालने के बाद रेट्रोवायरस को पहले शांत किया, ठंडा किया कि भाई ये जाके रेप्लिकेट ना करे, उसके साथ जीन को अटैच किया, उस जीन को और उस वायरस को आपने भेज दिया ह्यूमन के सेल में जहां पे आप बदलाव लाना चाहते हो, और फिर जब उसमें बदलाव चेंजेस आ गए, यू इंट्रोड्यूस इट बैक टू द ह्यूमन बॉडी, और ये फिर आपकी कहानी जो है, जो भी बीमारियों का इश्यू था वो पूरा हो जाएगा। लेकिन इसके भी करने के 2 तरीके होते हैं, ठीक है। तो वी विल कम अबाउट सम इंपॉर्टेंट जीन थेरेपी, बहुत सारी हैं, बट हम लोग मेजरली इसको 2 तरीके से देखेंगे। पहला को कहते हैं सोमैटिक सेल जीन थेरेपी। सोमैटिक सेल जीन थेरेपी क्या है, तो हमने बात करी थी ह्यूमंस में 2 तरीके के सेल्स होते हैं, एक होता है सोमैटिक सेल और दूसरा होता है जर्मलाइन सेल्स। तो सोमैटिक सेल्स कौन है, ये वो बॉडी के सेल है जो कि रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में जिनका यूज नहीं होगा, तो यानी कि आपके बॉडी में सेक्स सेल्स को छोड़ करके, एग सेल्स एंड स्पर्म सेल्स को छोड़ करके बाकी जो भी सेल्स हैं वो क्या हैं, दोज आर दीज सोमैटिक सेल्स। तो ये क्या होता है कि ये उन बीमारियों को, सोमैटिक सेल्स में क्या है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल यूज किया कि उसका लीवर खराब है या उसके लंग्स में कोई इश्यू है, तो जब आप उसमें छेड़छाड़ करते हो तो फिर आप क्या कह रहे हो कि हम लोग सोमैटिक सेल जीन थेरेपी दे रहे हैं,
क्योंकि ये चीज, ये जो आपने चेंजेस किए हैं, ये उसका एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास नहीं होगा। ठीक है, आपने लिवर का या उसका उसका लंग्स खराब था, आपने उसके लंग्स को ट्रीट किया है स्पेसिफिक। तो सोमैटिक सेल जीन थेरेपी हमेशा ध्यान रखेंगे, इट विल नॉट पास ऑन टू द फ्यूचर जनरेशन कभी भी, क्योंकि फ्यूचर जनरेशन में पास कराने के लिए आपको फिर किसको एडिट करना पड़ेगा, आपके जर्म लाइन सेल्स को एडिट करना पड़ेगा। तो ह्यूमंस में जब उसका लंग्स बन चुका, बनने के बाद ठीक कर रहे हो ना, तो बनने के बाद ठीक है, ये उसके सेक्सुअल डीएनए में कोई डिफरेंस नहीं लेके आएगा। ये चेंज किसको कर रहे हैं, उसके लंग्स वाले पोर्शन को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इसीलिए ये चीज है कि सोमैटिक सेल जीन थेरेपी शॉर्ट लिव्ड भी होता है। हो सकता है इसका असर एक बार आपने किया तो ये परमानेंट नहीं चलेगा, डिपेंडिंग अपॉन किस टाइप के डिजीज के लिए किया जा रहा है, उसके उस हिसाब से उसको क्या करते रहना पड़ता है, उसको उसकी बदलाव करते हैं, मतलब उसको फिर से ये थेरेपी जो है बार बार दोहराते रहनी पड़ती है। ठीक है, तो ये चीज अपने को ध्यान रखना है। सो जैसे ही आपके सेल्स जो है, टिश्यू के सेल्स डाई हो गए, अगेन यू नीड टू रिप्लेस द न्यू वंस। तो ये कहानी यहाँ पे चलेगी। तो यहाँ पे हमेशा सोमैटिक सेल जीन थेरेपी 3 चीजें 4 चीजें आपको याद रखनी है। पहली चीज कि अदर देन ऑल द सेक्स सेल थेरेपी, जब आप यूज कर रहे हो सेक्स सेल थेरेपी को छोड़ करके, और अगर किसी बॉडी पार्ट को आप चेंज कर रहे हो, उसके सेल्स में जीन्स को एंटर कर रहे हो, दैट इज नोन एज द सोमैटिक सेल जीन थेरेपी। दूसरा, ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पास नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये सेक्स सेल है नहीं। तीसरा कि ये शॉर्ट लिव्ड होता है, लंबे टाइम तक नहीं होगा। जैसे ही जो आपने नए सेल्स डाले थे उनकी लाइफ खत्म, आपको फिर से ये ट्रीटमेंट क्या करनी पड़ेगी, आपको डालनी पड़ेगी। हालांकि ध्यान रखेंगे ये काफी हद तक कंपेयर टू द सेक्सुअल थेरेपी, ये काफी हद तक आपको सेफर माना जाता है ऑप्शन। सेफर ऑप्शन इसलिए क्योंकि अगर कुछ गड़बड़ हुआ भी तो एक टाइम के बाद उन गड़बड़ी अपने आप ठीक होने के चांसेस होते हैं। जैसे ही वो सेल्स जिन सेल्स में आपने गड़बड़ी करी थी वो डाई आउट हो गए, तो जो परेशानी ट्रीटमेंट की वजह से पैदा हुई थी वो ठीक भी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन सेक्स सेल में क्या होगा, सेक्स सेल में आपने स्टार्टिंग में ही पॉइंट में ही गड़बड़ कर दी, उस बच्चे में जब वो जन्म लेने वाला था आपने उसी पॉइंट पे ट्रीटमेंट कर दिया, तो अब ये परेशानी उसके साथ लंबे टाइम तक चलेगी। ठीक है, तो सोमैटिक सेल जीन थेरेपी ये ध्यान रखेंगे। इसका जो दूसरा है वेरिएशन, दैट इज नोन एज जर्मलाइन सेल्स जीन थेरेपी। तो इसमें क्या करोगे आप कि आप सेक्स सेल्स को ही चेंज करोगे। तो 2 तरीके से हो सकता है, एक तो आप किसी मान लो फादर या मदर के सेक्स सेल को आपने बदल दिया, जिसमें जो इश्यू था वो जाने के बाद ठीक होगा आगे। या दूसरा क्या हो सकता है कि जब फ्यूजन हो गया स्पर्म सेल्स का एंड एग सेल्स का और गैमेट का फॉर्मेशन हो गया, जब आपका जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया या एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो गया, उसमें जब आप बदलाव करते हो तो अगेन दैट इज कि आप बच्चे बनने के पहले ही, अभी वो गर्भ में है 4 हफ्ते का, 8 हफ्ते का, 10 हफ्ते का, उसको लेकर के उसके जीन्स में जब आपने चेंज कर दिया तो वो क्या होगा, वो उसके साथ हमेशा रहेगा, वो चेंजेस बायोलॉजिकली पास ऑन भी होगा। ठीक है, तो जर्मलाइन सेल्स आप इसको ध्यान रखेंगे। यहाँ पे दीज आर परमानेंट चेंजेस होते हैं, ये दीज आर पास्ट टू सब्सिक्वेंट जनरेशंस। सब्सिक्वेंट जनरेशन, एक जनरेशन के बाद दूसरे पे तीसरे, ये जो है वो परेशानी आपको जो भी आपने समस्या दी है वो पास होता जाएगा। इट ऑफर्स हेरिडेटरी परमानेंट थेरेप्यूटिक इफेक्ट। इसका मतलब ये है कि अब उस पूरे जनरेशन को, इसने आने वाले जो भी होंगे उनको ये बीमारी नहीं होगी। जबकि सोमैटिक सेल वाले में क्या था कि पिताजी को ट्रीटमेंट हुई है तो आपको हो सकता है आपको बीमारी होगी, तो फिर आपको भी ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा, आपको चांसेस है कि आपको बीमारी हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो सब समस्याएं नहीं है। लेकिन अगेन अगर यहाँ पे मैल फंक्शन हो जाता है, थोड़ी गड़बड़ी हो जाती है, तो अब आने वाले पूरी जनरेशन को जो है इसका भुगतान भुगतना पड़ेगा। तो सेम लाइक ना, पिताजी ने या आपके परिवार में किसी ने अच्छे कर्म किए थे तो उसका अच्छा पुण्य भी आपको आने वाली जनरेशन को मिलता है। ठीक, अच्छी प्रॉपर्टी कमा के रखी है तो मिलेगा ना, वही पुण्य तो मिल ही रहा है। और अगर उन्होंने कोई पाप कर दिया है तो उसका भी भुगतना पड़ता है। ठीक है, समाज में लोग बोलेंगे भाई देखो इसी ये कथा ये, तो वही चीज है यहाँ पे भी। तो जर्मलाइन सेल्स को ऐसे ही करके याद रखना कि ये जर्मलाइन सेल्स ऐसे ही कहानी चलती है। ठीक है, यहां तक कोई सवाल है तो बोलो। ठीक है, चलो, ज्यादा हैवी हो गया क्या? आज तो सिंपल, आज तो कुछ बताया ही नहीं। ठीक है, तो इसको देख लेना, जस्ट गो थ्रू इट। बेसिक आइडिया यही है कि आप कैसे सोमैटिक सेल जीन थेरेपी और जर्मलाइन सेल थेरेपी में आप क्या डिफरेंसेस हैं, किस तरीके से काम करते हैं। बेसिक आइडिया जो मैंने आपको बताया है वही। जर्मलाइन जीन थेरेपी के बाद परमानेंट चेंजेस आएंगे, उसके बाद सोमैटिक जीन थेरेपी के साथ उसके किया जा सकता है, ऑब्वियसली किया जा सकता है। नहीं तो फिर गड़बड़ी हो गई ना। नहीं, रिस्क इन द सेंस ऐसे है, देखो
जरूरी नहीं है ना कि भाई जिसमें चेंज हुआ था उसके पास पैसे उतने हों ही। आपने एक चीज को इंट्रोड्यूस करा, एक बीमारी को ठीक करने के लिए, हो सकता है कोई बड़ा लेवल का बीमारी इंट्रोड्यूस कर दी जिसके ट्रीटमेंट ना अवेलेबल हो, पॉसिबल है ना। ऐसी ऐसी बीमारियां भी पॉसिबल है जिनके ट्रीटमेंट्स नहीं अवेलेबल, आज भी ऐसी बहुत सारी बीमारियां। या फिर और हाँ जी वो हो जाएगा। या फिर आप मान लो आज के डेट में आपने एक नाम सुना होगा ऑर्फन डिजीज। ऑर्फन डिजीज ऐसी डिजीज होती है जो बहुत कम लोगों को होती है, ठीक है, 10,000 में एक या दो किसी को हो गया ना, उसके लिए नॉर्मल मेडिसिन अवेलेबल है ना कुछ अवेलेबल, कैसे मैच करोगे, ठीक है। तो समस्याएं हैं आपको। इसके बाद क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी काफी चर्चा में रही, ये टेक्नोलॉजी क्रिस्पर कैस9। ये सिंपल समझो कि इसके इस टेक्निक के वजह से जीनोम एडिटिंग बहुत आसान होगी। इसका सिंपल सा अगर आपसे सिंपली पूछ ले कि क्रिस्पर है क्या या क्रिस्पर कैस9 है क्या, ये एक कैंची है जो कि यूज होता है जीनोम एडिटिंग के लिए। अगर आपको जीनोम में चेंजेस करने हैं तो एक पार्ट को मान लो काटना पड़ेगा, कहीं से काट के हटाना पड़ेगा, या फिर उसको काट के उसके जगह पे कोई दूसरा जीन डालोगे। ये करने के लिए आपको एक स्पेसिफिक टेक्निक की जरूरत पड़ती है और इसी टेक्निक को कहा गया है क्रिस्पर कैस9, ठीक है। तो पहली चीज, आप तो इसके फुल फॉर्म अगर याद हो तो कर लेना, ना भी याद हो तो चलेगा, कोई इशू नहीं है। तो क्रिस्पर क्लस्टर्स ऑफ रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स, क्योंकि क्रिस्पर ज्यादा ये भी अभी करंट का है, ये जिसको आप कहते हो कि चल रहा है पिछले 1-2 साल 3 साल से चर्चा चल रही है, तो कंटेम्प्रेरी टर्म्स में, हाँ जी, पॉप साइंस है और कंटेम्प्रेरी टाइम है। और क्योंकि यूपीएससी ने इसको पूछ भी लिया है, उसने तो सिंपली पूछ लिया था कि क्रिस्पर वर्ड हम सुनते हैं न्यूज में, ये है क्या, एज सिंपल एज दैट उसने क्वेश्चन पूछा, ठीक है। क्रिस्पर कैस9 आपको अभी रिसेंटली न्यूज में चल रहा है, ये है क्या, और इसका यूज करके आपका कोविड के टाइम में भी इसका बहुत यूज हुआ वैक्सीन को बनाने के लिए। तो क्रिस्पर जो है कैस9 अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट टेक्निक हो जाता है, ठीक है। सो सिंपली याद रखना व्हाट दिस इज अ जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी। बहुत इनके डिटेल में आपसे पूछेगा भी नहीं, बट ये जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी है। मैं ये समझा देता हूं ये काम कैसे करता है, ठीक है। अच्छा, यहां पे ध्यान रखना, ये जो कैस9 है, एक तो क्रिस्पर है साथ में कैस9 है, इसके भी दोनों के पहले तो आपको फुल फॉर्म याद रखना है। कैस9 में जो सी पार्ट है दैट इज द क्रिस्पर इटसेल्फ, ठीक है। एसोसिएटेड एंडोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस और एंजाइम, और ये क्या करते हैं, ये जो क्रिस्पर कैस9 जो पूरा वर्ड है उसमें जो कैस9 है यही आपका काम करता है क्या, ये मॉलिक्यूलर सीजर का काम आपको करता है। ये आपको कैंची की तरीके से काम करेगा, जो कि स्पेसिफिक डीएनए को कहीं से काटना है, उसको काटने के लिए ये क्रिस्पर कैस9 का आप यूज करेंगे। अब देखो बेसिकली मैं बता होता क्या है, इसको समझो। अच्छा, एक टर्म ध्यान रखना, अगर कहीं पे ये टर्म आपको दिख रहा है सिंपली एंडोन्यूक्लियस, जिंक फिंगर न्यूक्लियस, दीज आर ऑल मॉलिक्यूलर सीजर्स, ठीक है। मॉलिक्यूलर सीजर्स कहने का मतलब डीएनए को काटने के लिए इन न्यूक्लियस का यूज होता है, चाहे आप एंडोन्यूक्लियस की बात करो, आप जिंक फिंगर न्यूक्लियस की बात करो, और है, बट ये दो जो है काफी फेमसली यूज होते हैं, ठीक है। इसमें होता क्या है कि आपको जो जीन काटना है, जो जीन को जहां जिस पोर्शन से काटना है डीएनए को, आप उसकी पहचान जो है आरएनए के फॉर्म में, आरएनए का काम ही है कॉपी बनाएगा, उस स्पेसिफिक जीन का कॉपी बनाओ आरएनए के फॉर्म में और उसको अटैच कर दो कैस9 प्रोटीन के साथ। अब ये कैस9 प्रोटीन जो है इसको लेकर के घुसा आपके डीएनए में, ये मैच करेगा क्योंकि इसके साथ आरएनए है कि वैसा ही उसको प्रॉपर्टी चाहिए, उस आरएनए जहां पे भी वैसा फिगर इसको मिलेगा वहां पे जाके ये क्या करेगा, अटैच हो जाएगा। जैसे ही अटैच हो जाएगा, जहां पे अटैच हुआ है उस पोर्शन से आपने क्या करना, इसको काट के ये अलग कर देगा। अब यहां से दो चीजें हैं, आप या तो यहां पे ले आके कुछ नया डालो, रिप्रोग्राम डीएनए जो बदलाव करना चाहते हो, या फिर इसको दोनों को मिला दो, ठीक है, दोनों को आप स्टिच कर दो। बॉडी में ऑपरेशन होता है तो क्या होता है, या तो एक कोई पार्ट निकाला गया तो वहां पे कोई पार्ट डाला जाएगा, या फिर ना अगर डालने की सुविधा नहीं है तो केवल उसको निकाल के उसको क्या कर दो, वहां पे स्टिच कर दो। तो ये पूरा का पूरा यही काम जो है ये आपका काम करती है क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी। तो ध्यान रखेंगे क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी का जो मेन मकसद है वो है जीनोम एडिटिंग का। इसके हेल्प से जीन्स को स्पेसिफिक साइट्स से काटा जा सकता है, जहां पे वो चाहेंगे उनकी एक्यूरेसी जो है वो क्या हो गई है, बढ़ गई है। पहले इतने एक्यूरेट नहीं हुआ करते,
ठीक है, कई बार गड़बड़ी होने के चांसेस हुआ करते थे, बट क्रिस्पर कैस9 के आने के बाद से ये जो है आपको काफी हद तक आसान हो गया। ठीक है, देखो मैं इनको बहुत डिटेल में इसलिए भी नहीं बताऊं बिकॉज आई नो कि नॉन बायोलॉजी के लिए फिर ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो उतना ही लेके चलो कि भाई क्रिस्पर कैस9 है क्या और काम करने का एक बेसिक आइडिया आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो इसके बाद एक थेरेपी, ये काफी चर्चा में है। इस पूरे अगर सब टॉपिक में पढ़ाने के बाद क्रिस्पर तो पूछा जा चुका है, ये नहीं पूछा गया है, तो ये चर्चा में रही है। ये स्काटा थेरेपी, अगेन नाम आप ध्यान रखना, ये स्काटा थेरेपी, इसका यूज हो रहा है ब्लड कैंसर को ठीक करने के लिए। ठीक है, तो ब्लड कैंसर जहां पे कि कन्वेंशनल ट्रीटमेंट काम नहीं करती, कीमोथेरेपी जैसी ट्रीटमेंट भी काम नहीं करती, उन ब्लड कैंसर्स को ठीक करने के लिए इस थेरेपी का जो है आपको यूज किया जा रहा है। अगर आपको ये तो हालांकि आपसे पूछेगा नहीं, बट ठीक है, अगर किसी को बायो है अगर याद करना पड़ता, याद कर सकते हो तो कर देना। यहाँ पे बेसिक जो आइडिया है वो सेम जीनोम एडिटिंग टेक्निक ही है, बट यहाँ पे जो है आपको जो ब्लड कैंसर होता है उस ब्लड कैंसर सेल्स में एक स्पेसिफिक प्रोटीन मिलता है जिसको कहा जाता है CD19। ठीक है, जब ब्लड कैंसर होता है इस ब्लड कैंसर सेल्स में एक स्पेसिफिक टाइप का प्रोटीन मिलता है CD19, और इसी CD19 को यूज करके ये आपको थेरेपी काम करती है। तो आपने नाम सुना होगा कार टी सेल थेरेपी, ये सेम है, इसी का आपको थोड़ा डिटेल्ड नेम है। ठीक है, कार टी सेल थेरेपी, इसी का आप कह सकते हो स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया इसको फॉर द ब्लड कैंसर। ये क्या करता है इसको हम थोड़ा समझेंगे, बट ये ध्यान रखना कि आपको यास्काटा थेरेपी पूछे, कार टी सेल्स थेरेपी पूछे, या एक और नेक्स्ट कार मैं बताऊंगा अभी, इंडियन मेडिसिन है या ट्रीटमेंट है नेक्स्ट कार 19, वो तीनों के तीनों रिलेटेड है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड कैंसर। ठीक है, स्पेसिफिकली ब्लड कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए इनका यूज किया जाता है। ये जो है आपको सेल्स में कुछ ऐसे चेंजेस किए जाते हैं ह्यूमन सेल्स में। क्या होता है कि मान लो ह्यूमन सेल्स में, ह्यूमन का जो सेल, एक तो आपका हेल्दी सेल है, दूसरा अनहेल्दी सेल है। यही तो अनहेल्दी सेल कैंसर है, जो या तो जरूरत से ज्यादा ग्रो कर रहा है, यही ट्यूमर्स बन जाते हैं। तो आपने क्या करा, आपने इस सेल को जो आपका हेल्दी सेल है इसको पहचान दे दिया, इसके साथ में अटैच कर दिया कि भाई देख जहां पे भी ये CD19 प्रोटीन वाले मिले, जहां पे भी ऐसे सेल्स तुमको दिखे जिनके पास में ये CD19 प्रोटीन है, इनको क्या कर देने का है, खत्म कर देने का है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अब इन हेल्दी सेल्स में आपने कुछ बदलाव किए हैं, ये CD19 प्रोटीन को पहचानते हैं। अब इन सेल से रिलेटेड, यानी जो आपके बॉडी में बी सेल्स एंड टी सेल्स का आपने नाम सुना होगा, जो इम्यूनिटी सेल्स प्रोवाइड करते हैं, तो ये इनको आपने सिखा दिया कि तुम खोजते रहना CD19 प्रोटीन। अब इनको जैसे ही दिखा CD19 प्रोटीन, उस सेल को ये क्या करेंगे, उसी समय पे खत्म कर डालेंगे। और ये CD19 प्रोटीन कहां मिलेगा, जो आपके अनहेल्दी सेल्स, जो वो सेल्स जो कि ब्लड कैंसर का कारण बनते हैं। इसीलिए यहाँ पे CD19 प्रोटीन का रोल मिलेगा। इसीलिए कहा जाता है कि ये क्या करता है, ये बॉडी सेल्स को ही एक लिविंग ड्रग का रूप बना देता है। ठीक है, वो आपके बॉडी का जो टी सेल है, बी सेल है, वही अब मेडिसिन का काम कर रहा है, वही खोज रहा है कि भाई कहाँ पे कैंसर के सेल मिल रहे हैं, एंड उसको खोज खोज के ढूंढ मारने का काम जो है दैट इज बीइंग डन बाय दिस थिंग्स। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना, यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इसने इसको पास कर दिया एज एन ऑर्फन ड्रग, क्योंकि बहुत कम लोगों को बीमारी, ऐसा नहीं है कि ये सबको बीमारी है। लार्ज बी सेल लिम्फोमा स्पेसिफिक कैटेगरी है ये ब्लड कैंसर की। एंड रिसेंटली भारत में भी यहाँ पे एक मेडिसिन जिसका नाम था नेक्सकार 19, इस नेक्सकार 19 मेडिसिन का यूज करके, इस ट्रीटमेंट का यूज करके भारत में भी एक पेशेंट को जिसको की ब्लड कैंसर की समस्या थी, उसको क्या करा गया है, ट्रीट किया गया है। ठीक है, सक्सेसफुल ट्रीटमेंट है। या सीडीएससीओ नाम फुल फॉर्म किसी को, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ठीक है, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यही ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बताती है या जो आपको सर्टिफिकेशन देती है कि कौन सी चीजें जाएंगी, कौन सी चीजें नहीं जाएंगी, यानी कौन से ड्रग पास होंगे, कौन से ड्रग मार्केट में बेचे जाएंगे, कौन से नहीं बेचे जाएंगे। सर्टिफिकेशन का जो काम है, अप्रूवल का काम है, दैट इज डन बाय दिस थिंग। ठीक है, सो ध्यान रखेगा, इसने भी अप्रूव कर दिया है टू दिस ड्रग नेक्सकार 19 को, और ये
कार्टी सेल थेरेपी है। तो यस्कार्टा थेरेपी या कार्टी सेल थेरेपी जो बेसिक आइडिया है यही है। ठीक है, तो कार्टी सेल कैंसर थेरेपी बेसिक क्या किया जा रहा है कि एक पेशेंट से आपने क्या करा, पेशेंट से ब्लड निकाला, ठीक है, उस ब्लड में आपको मिलते हैं टी सेल्स। ठीक है, बॉडी में इम्यूनिटी के लिए मेजर सेल है टी सेल। टी सेल खूब चर्चा चली, थोड़ा सा बाद में चर्चा करेंगे टी सेल में बी सेल में क्या डिफरेंस है, कैसे दोनों काम करते हैं। बट टी सेल जो है इम्यूनिटी का काम करता है। इस टी सेल को आपने निकाला, ठीक है, इस टी सेल को आपने क्या करा, इसने आपने इसको रिप्रोग्राम कर दिया, आपने इसमें कुछ बदलाव किए, इसमें ऐसे बदलाव किए ताकि ये क्या कर सके, जो CD19 प्रोटीन था उसको पहचान सके, उस तरीके का चेंज आपने इसमें करा। और अब आपके बॉडी में दो तरीके के सेल हैं, एक कार टी सेल है, जो आपने मॉडिफाइड टी सेल था उसी को आपने क्या कहा, कार टी। ठीक है, तो जो आपका टी सेल था आपने इसमें चेंजेस किए और चेंजेस करके इसका नाम कर दिया कार टी सेल थेरेपी। ठीक है, इसका पूरा नाम है काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल। ठीक है, तो ये कार टी सेल, ये एक सेल, दूसरा जो है वो कैंसर सेल्स है। ठीक है, अब ये कार टी सेल्स क्या करेंगे, आपने इसके नंबर्स को बढ़ाया, नंबर्स के बढ़ा करके बॉडी में इन्फ्यूज कर दिया इसको। अब ये कार टी सेल्स क्या करेंगे, दे कैन फाइंड कि कहां पे भी कैंसर जो CD19 प्रोटीन है उसको स्पेसिफिक किसके साथ, किस सेल के साथ अटैच है, एंड खोज खोज के उसको मारना स्टार्ट करेंगे। आप इसी कार टी सेल को क्या करते रहिए, ह्यूमन के अंदर में इन्फ्यूज करते रहिए। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, ये सोमैटिक टाइप ऑफ जीन थेरेपी है कि जर्मलाइन टाइप ऑफ जीन थेरेपी है? ये सोमैटिक टाइप ऑफ जीन थेरेपी। ठीक है, यानी कि आपको ब्लड बार बार थोड़ा बहुत बदलना पड़ेगा, लेकिन इन्होंने जो अभी के लिए बनाया है, जो नेक्सकार 19, अगर पहले आप ऊपर से देखोगे यू विल फाइंड कि सोमैटिक है, बट स्पेसिफिक जो नेक्सकार 19 ट्रीटमेंट है वो वन टाइम ड्रग है। ठीक है, आपने एक बार दिया और नहीं, वो जर्मलाइन सेल्स में चेंज नहीं कर रहे हैं एक्चुअली, बट इनकी इफेक्टिवनेस अच्छी है कि वो पूरे के पूरे जो आपको जो भी प्रेजेंट है वहां पे कैंसर सेल, उसको एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे है ये सोमैटिक सेल, बट इसको एडमिनिस्टर एक बार किया जाता है। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है यहाँ पे। तो ये आपका कार टी सेल थेरेपी, हाउ इट वर्क्स, बेसिक आइडिया मैंने बता दिया, इसको चाहे तो आप पढ़ लेना। ठीक है, बेसिक वही चीजें हैं। इसी का स्पेसिफिकली नेक्सकार 19 जो ड्रग है, देखो कार टी सेल एक थेरेपी है, एक आइडिया है, और उसके उस पर बेस्ड ये एक ड्रग है। ठीक है, इस दवा का नाम है नेक्सकार 19 या इस ट्रीटमेंट का नाम है नेक्सकार 19, डेवलप्ड बाय IIT बॉम्बे एंड टाटा मेमोरियल रिसर्च सेंटर, सॉरी टाटा मेमोरियल सेंटर। ठीक है, इसके वजह से क्या हो गया है कि CD19 प्रोटीन का यूज करके दे कैन ट्रीट द कैंसर। ठीक है, जो ब्लड कैंसर है उसको कर सकते हैं। हाई प्रेसिजन है, सिंगल इन्फ्यूजन ट्रीटमेंट है, सिंगल इन्फ्यूजन एक बार में डाला गया, उसके बाद से समस्या खत्म। ठीक है, इंडिविजुअल ट्रीटमेंट है, हर इंडिविजुअल के लिए अलग से उसमें कुछ चेंजेस करेंगे, क्योंकि जेनेटिक लेवल पे आपको कुछ बदलाव करने की जरूरत है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ समस्याएं हैं अभी। एक समस्या जो है दैट इज कि साइटोकिन रिलीज सिंड्रोम हो जा सकता है। साइटोकिन रिलीज सिंड्रोम का मतलब होगा ये कि जो आपका जो मॉडिफाइड आपने टी सेल्स को भेजा है वो हेल्दी सेल्स को भी किल करने लगे। कई बार जो साइटोकिन रिलीज आपने सुना हुआ, ये कोविड के टाइम में खूब चर्चा चली थी। तो बॉडी क्या हो रहा था कि आपके जो हेल्दी सेल्स, आपका बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसको पढ़ने में थोड़ी गड़बड़ी हो जाती है, और वो रादर देन एंटीबॉडीज को मारने के, सॉरी जो बाहर से आपको मिले हैं वहां पे वायरस से जाए उनको किल करने के, वो क्या करे, वो आपके बॉडी के सेल्स को ही मारना शुरू कर दे। ठीक है, तो वो साइटोकिन रिलीज जो है वो इश्यू आ जाता है, CRS साइटोकिन रिलीज सिंड्रोम। इसमें बॉडी अपने ही हेल्दी सेल्स को किल करने लगती है। हाँ, वही ऑटो इम्यून डिजीज में तो वही होता है ना जनरली। एंड न्यूरोलॉजिकल टॉक्सिसिटी, कुछ कारण है, मिसमैच वगैरह के इश्यू है यहाँ पे, उसको लेकर के आपको दिक्कत हो सकेगी। ठीक है, तो ये इसके कुछ समस्याएं हैं जो अभी नेक्सकार 19 के साथ हैं, बट अभी के लिए अवेलेबिलिटी मतलब ब्लड कैंसर्स को ट्रीट करने के लिए इसका यूज जो है वो आपको यूज हो रहा है। इसके अलावा एक टेक्नोलॉजी है जिसको कहते हैं जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी। इसमें क्या हो रहा है कि आप इसमें ऐसे जीन्स को एडिट करो इस तरीके से कि मान लो दो मच्छर थे, ठीक है, या चलो मैं आपको इसी पे दिखा देता हूं। ठीक है, एक पैटर्न होता है जिसको कहते हैं मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न।
मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न का मतलब ये होता है कि जैसे दो एक फादर एक मदर है, इनमें जीन्स हैं डिफरेंट, तो ये ऑफस्प्रिंग में कैसे पास करेंगे। ठीक है, आप उसको नॉर्मली देखो, जैसे यहाँ पे इन्होंने चूहे का एग्जांपल लेके दिखाया कि एक चूहा है, ठीक है, इस चूहे में दो वाइल्ड टाइप क्रोमोसोम्स हैं, इसमें दो स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। दूसरा जो चूहा है हेटेरोजाइगोट है, इसमें एक वाइल्ड टाइप क्रोमोसोम्स है और एक म्यूटेशन है, कुछ बदलाव है, ठीक है, इसके जीन्स में थोड़ा सा अल्टरेशन है। अब क्या होगा कि जब इनके बीच में फ्यूजन होगा, यानी इनका इंटरकोर्स होगा और यहां से जो बच्चे पैदा होंगे, तो 50% बच्चों में वही सेम वाइल्ड टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी इसके कैरेक्टर ज्यादा दिखेंगे और 50% बच्चों में इसके कैरेक्टर ज्यादा दिखेंगे। एक नॉर्मल प्रोबेबिलिटी तो यही बताती है। नहीं, अब जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी में आप क्या करते हो कि जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी में आप कुछ चेंजेस लाते हो, इसमें आपने कुछ बदलाव किए इस चूहे में, और इस चूहे का बदलाव जो आपने किया वो थोड़ा क्या होता है, वो डोमिनेट कर जाता है, वो डोमिनेट कर जाता है। डोमिनेट इस तरीके से करेगा कि जो ये प्रोबेबिलिटी का पैटर्न था, पहले ये 50-50 का चल रहा था, उसको भी उसने चेंज कर दिया, अब ये 40-60 का हो गया। यानी जो म्यूटेटेड जीन है उसके पास होने के चांसेस क्या होंगे, वो ज्यादा हो जाएंगे। तो नॉर्मल मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न आपको यही बताता है कि कोई भी जीन है उसके ट्रांसफर होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो सब में क्या है, वो इक्वल सेम तरीके से चलेगी। ठीक है, तो 4 टाइप के जीन है, उसके 4 ऑफस्प्रिंग है, तो प्रोबेबिलिटी है कि सब में 1/4 टाइप का पैटर्न आपको देखने मिलेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसने क्या किया, ये जीन ड्राइव जो टेक्निक्स होती है इसकी मदद से जो इनहेरिटेंस का पैटर्न है उसको आपने बदल दिया। आप स्पेसिफिक जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता था कि भाई 50% और 50% इस चूहे के टाइप का, 50% मम्मी के टाइप का दिख रहा है, वो चेंज कर दिया आपने। ठीक है, अब मम्मी के टाइप का 60% दिख रहा है, पापा के टाइप का 40% दिख रहा है, इस तरीके का आपने बदलाव किया। अब समझो कि ये विद इन 1 2 3 4 जनरेशन के बाद क्या हो जाएगा, 3-4 जनरेशन के बाद ये टर्म डोमिनेंट हो जाएगा। नहीं, अभी तो दिख रहा है आपको कि चलो एक ही में 40-60 दिख रहा है, बट अगले में जाएगा तो फिर ये 40 ये 60, तो ये इसके डोमिनेशन के चांसेस क्या हो जाएंगे, हमेशा ज्यादा बढ़ेंगे। इसका यूज करके किया जाता है वेक्टर्स को कंट्रोल करने के लिए, जैसे मच्छर। ठीक है, मच्छरों को कंट्रोल करना है, आप क्या करो, आप स्पेसिफिक कुछ मच्छरों में बदलाव कर दो। ठीक है, इनमें आप क्या करोगे, ये जो मच्छर है इनको इनमें ऐसे बदलाव किए जाते हैं ताकि ये अपने ऑफस्प्रिंग को पैदा ना कर सके, या करेंगे तो वो भी स्टेराइल होंगे, वो फिर फर्दर पैदा नहीं करेंगे। इस तरीके के बदलाव इनमें किए जाते हैं। अब क्या होता है कि इनके नंबर्स को काफी ज्यादा बढ़ा करके और किसी इलाके में छोड़ दिया जाता है। ठीक है, उन मच्छरों को जिनको आपने ट्रीट किया है, जिनमें थोड़े बहुत बदलाव किए हैं, उनमें उनको ट्रीट करके उनको किसी इलाके में छोड़ दिया गया। छोड़ देने के बाद क्या होगा कि जो इंटरकोर्स है वो नॉर्मल मच्छरों के बजाय ये वाले मच्छर जिसको आपने चेंज किया है वो ज्यादा करेंगे, और धीरे धीरे इलाके में आप देखोगे कि मच्छरों की जनसंख्या कम हो रही है, क्योंकि बाकी वाले जो हेल्दी वाले थे उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। ठीक है, तो उनको रिप्रोड्यूस करने की अपॉर्चुनिटी ही क्या है, वो नहीं मिलेगी। तो इस तरीके से बहुत सारे पेस्ट वगैरह को कंट्रोल। हाँ जी, इसके लिए भैया आपको बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, इसके लिए यू हैव टू, हाँ जी, दिक्कत तो है। नहीं, मैंने थोड़ी ना पढ़ा है, मैं क्या क्या करूंगा, मैंने बहुत कुछ पढ़ा है, वो सब नहीं कर दूंगा तो कैसे, कुछ तुम लोग भी बोझ उठाओ। नहीं, आपको मैं आके इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ, अगर सब कुछ मुझे ही करना होता तो। हाँ हाँ, वही जो मेंडेलियन इनहेरिटेंस आपने 10th में पढ़ा था ना, 10th में था सर। नहीं, हाँ, वही मटर के पीस वाला आइडिया था। ठीक है, तो मेंडेलियन इनहेरिटेंस ना समझ में आए, क्लास 10th आई थिंक लास्ट वाले चैप्टर्स हैं बायोलॉजी के, जिसमें उसने बताया कि कैसे चीजें ट्रांसफर होती है। हाँ, वही है मेंडेलियन इनहेरिटेंस। तो बेसिकली उसी पैटर्न को आप क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो। ठीक है, सो यहाँ पे क्या करो, यू आर एक्सीलरेटिंग द स्प्रेड ऑफ अ स्पेसिफिक जेनेटिक एलिमेंट। आपने उसमें बदलाव किए और उसको आप क्या कर रहे हो, आप यू आर ट्राइंग कि वो पॉपुलेशन में उसका नंबर जो है वो बढ़ता जाए। इट ऑल्टर्स द मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न। तो अगेन सिंपल आइडिया है कि मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न ही क्या है। ठीक है, तो मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न सिंपल बताता है कि मान लो इसके पास ए बी है, इसके पास सी डी है, तो फर्दर ये जाने के चांसेस, या ऐसे कर लो कि एक्स एक्स है, एक्स वाई है, ये चीजें आप ज्यादा समझते हो, एक्स एक्स है, एक्स वाई है, अगर इनके बीच में फ्यूजन होगा चांसेस है 50% चांसेस क्या है कि एक्स एक्स पैदा हो, 50% चांसेस है कि एक्स वाई पैदा हो। यानी कि जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा उनकी प्रोबेबिलिटी सभी की बराबर होगी फर्दर पास आउट होने की। दैट्स द बेसिक आइडिया ऑफ मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न।
ठीक है, हाउ ट्रेट्स आर पास फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ये बेसिक आइडिया है। ठीक है, और जीटीटी का यूज करके आप क्या कर रहे हो, यू आर ट्राइंग टू रिड्यूस द पॉपुलेशन ऑफ मस्क्यूटो। जनरली इसी के लिए यूज किया गया, और भी चीजों के लिए यूज किया जा सकता है अगर कहीं पे पेस्ट वगैरह बढ़ जाते हैं तो, बट इस टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो मॉस्किटोज में उन पे यूवी ट्रीटमेंट करके उनको स्टेराइल बनाया दिया जाता है। ठीक है, उसमें थोड़े बदलाव किए जाते हैं एंड देन उसको चेंजेस किए जाते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक आइडिया है जीडीटी का। अगेन इसके लिए अगेन आपको जीन चाहिए होगा, जो आप स्पेसिफिक जीन जिसको आप टारगेट कर रहे हो, आपको क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी, इससे ये चीजें और बेहतर हो जाएगी। पहले होता था बट उतना स्पेसिफिक नहीं हुआ था, और फिर अगेन आप जो है उसमें इंक्लूड कराइए। सो मेन पर्पस है मेरा कि एप्लीकेशन ऑफ जीडीटी किस लिए करोगे, तो एक तो डिजीज वेक्टर कंट्रोल, जो भी ऐसी बीमारियां जो किसी वेक्टर की वजह से फैलती, जो कि पास ऑन करने के लिए आपको स्पेसिफिक वेक्टर, मच्छरों के थ्रू फैले, फ्लाइज के थ्रू फैले, आपको छोटे छोटे कीड़े होते उनके थ्रू फैले। ठीक है, तो उसको क्या किया जा सकता है, डिजीज कैरिंग इंसेक्ट्स जो होते हैं, डिजीज कैरिंग इंसेक्ट्स, उनको कंट्रोल किया जा सकता है, उनको कैप्चर किया जा सकता है, उनको खत्म किया जा सकता है। इसके अलावा एग्रीकल्चर पेस्ट कंट्रोल में भी ये रूल आपको आएगा, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी गर्मी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, ऑब्वियसली बीमारियों का फैलाव बढ़ेगा। ठीक है, तो बीमारियों को जब तक आप ठीक ना कर सको, कम से कम तब तक उनके बढ़ने को, उनके फैलने को आप रोक सको, तो वो आइडिया कहीं ना कहीं जीडीटी आपको प्रोवाइड करेगा। सो ये पूरा का पूरा आइडिया आपका एप्लीकेशन के रूप में रहा, और इतनी ही कहानी थी। इसके बाद का जो सेक्शन है दैट इज रिलेटेड टू कि आईवीएफ टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, और आईवीएफ वगैरह की चर्चा अभी हमने नहीं करी है, बट वो भी कहीं ना कहीं आईवीएफ वगैरह की चर्चा जो है इस सेक्शन में आपका बचा हुआ है। और उसके बाद वी विल टॉक अबाउट थोड़ा सा वायरसेस के बारे में चर्चा करेंगे, एंड देन वैक्सीन की। ठीक, क्योंकि वैक्सीन का जब से कोविड आया है, तो अब जो अभी आने वाले 1-2 सालों के लिए, अभी कम से कम 2 साल और पंचवर्षीय योजना के तहत आप लेके चलिए कि अभी वैक्सीन से सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, वैक्सीन इन द सेंस कि नॉट, अब तो वो कोविड उसका कौन कौन सा वैक्सीन था, हाँ, तो उसको लेकर के चर्चा अभी भी चल रही है ना, बराबर कुछ ना कुछ न्यूज में आ जाता है, किसी ने कह दिया कि भाई इफेक्टिवनेस सही नहीं था। हाँ, तो हाँ जी, देखो कई बार जो है इंफॉर्मेशन को कैसे प्रेजेंट किया जाता है, ये बड़ी मजेदार चीज होती है। ठीक है, यहाँ पे आपका एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, देयर इज द ट्रूथ, देयर इज लाई, एंड देन देयर इज स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स को आप कैसे प्रेजेंट करते हो, ये बड़ी मजेदार चीज है। कोई भी मेडिसिन 100% सेफ नहीं होती, कोई भी एनी मेडिसिन, उसमें कुछ ना कुछ परसेंटेज ऑफ चांसेस होते हैं कि गड़बड़ी हो सके। ठीक है, जो कोविशील्ड वाला चला था, कोविशील्ड था ना, कोविशील्ड पे हुआ, उस पे जो परसेंटेज एरर होने के चांसेस थे दैट वाज लेस देन 1%, 0.003% था। हाँ जी, हाँ एस्ट्राजेनेका वाला, तो 0.003%, दैट्स वेरी नॉर्मल। ये नॉर्मल इस तरीके की वैक्सीन में और ये में आपको उतना होता है, बट आप अगेन ना आपने उसको कैसे प्रेजेंट किया, जैसे आपने ऐसे कहा कि भाई आपने एक डेटा प्रेजेंट किया कि 40% ऑफ मैरिजेस एंड इन डाइवोर्स, या 40% ऑफ मैरिजेस एंड इन डाइवोर्स, दिस इज अ टाइप ऑफ डेटा। इसी को दूसरे तरीके से मैं कैसे डाल सकता हूँ, नहीं, 60% मैरिजेस एंड इन डेथ, हो सकता है ना। तो अगेन सेम डेटा था, डिपेंडिंग अपॉन कि मैं उसको कैसे प्रेजेंट करना चाहता था, मैंने प्रेजेंट किया, और ये खूब चलता है इकोनॉमिक्स में, स्टैटिस्टिक्स में, ये चीजें खूब चलती हैं। आपको एक चीज का डेटा उठा के एक तरीके से दिखाया जाता है, और जब तक आपने पूरी पिक्चर को नहीं समझा, ये इकोनॉमिक्स में तो खूब चलता है। ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल डिस्कोर्स को तय करती है, तो इसलिए ये चीज पैटर्न खूब यूज होता है। तो ये सब चर्चा थोड़ी सी हम लोग करेंगे आने वाले सेक्शंस में, आईवीएफ वगैरह की चर्चा करेंगे, एंड देन वायरसेस, वैक्सीन, इनकी चर्चा करेंगे। और फिर जो एक आपका जनरल साइंस वाला सेक्शन है थोड़ा सा, क्योंकि पिछले साल, इसी साल जो है क्वेश्चन उन्होंने थोड़ा बहुत पूछ लेते हैं, वो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म वाला जो सेक्शन है। ठीक है, कि कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है किस क्लास में पड़ रहा है, ये पता नहीं क्यों पूछ रहे हैं, आई डोंट नो, बट पूछ ही रहे हैं, तो रट्टा मारना पड़ेगा आपको बैठ करके। वो मतलब उसमें 50% तो रट्टा मारना ही है क्लासिफिकेशन में, अच्छा इसका ये कैरेक्टर होता है, इसका ये कैरेक्टर है, इसका ये कैरेक्टर है, तो उससे क्वेश्चन आते हैं, तो ऑब्वियसली वो क्वेश्चन मैं करा दूंगा, तो बायो वाले में। और उसके बाद वी विल डू अबाउट जो मेजर डिजीज वगैरह चल रही है आज के डेट में।
ठीक है, जो फेमस वाली है, जो रिसेंटली चर्चा में आ गई हो या ये सब, तो उसको देखेंगे। तो बायोलॉजी में अभी मुझे लगता है कि 5-6 क्लासेस से ऊपर लगेंगी। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। अगर किसी को कोई सवाल है यू कैन आस्क, और अदर देन वी विल फिनिश इट। हाँ जी, देखो आप कैसे सवाल